Good morning, students. Myself, Dr. Manjesh Srivastava, Assistant Professor B.Ed, MMV PG College, केदवई नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़ा बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से वे बालक पिछड़े हुए कहलाते हैं जो अपनी की आयु के अन्य साथियों के समान गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे समानतः पिछड़े बालक वे बालक हैं जो बौद्धिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अपने सहपाठियों से काफ़ी पीछे होते हैं। जो छात्र कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है और उसकी प्रगति औसत छात्रों से कम होती है, पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़े बालक की श्रेणी में उन्हीं बालकों को रखा जाता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इसमें सिरियल बर्ड के अनुसार कि वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी निष्पत्ति लब्धि 85 से कम है। जैसे कि इसमें यह है कि जो पिछड़ा बालक है वह होते हैं जो विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10 वर्ष से 6 माह की आयु में अपने कक्षा से नीचे की कक्षा के कार्य को करने में असमर्थ हैं, जो उसकी आयु के बालकों के लिए समान कार्य है। ये था पिछड़ा बालक का अर्थ। पिछड़े बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो समान पिछड़े बालक। जब बालक सभी विद्यालय विषयों में समान रूप से पिछड़ जाता है तो वह बालक समान पिछड़ापन में आता है। और है विशिष्ट पिछड़ापन। तो विशिष्ट पिछड़ापन जब बालक सभी विद्यालय में विषयों में न पिछड़ा हो बल्कि किसी 1-2 विषयों में अपनी आयु के अन्य साथियों के साथ नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसे बालक भी क्या कहते हैं, विशिष्ट पिछड़ापन बालक कहलाए जाते हैं। और यह बालक अन्य विषयों में समान रूप से प्रगति कर रहा हो, केवल 1-2 विषय में ही पीछे रहता हो। इसके एक चीज़ और भी है कि मानसिक रूप से पिछड़ापन, ये वो पिछड़ेपन बालक होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर बहुत कम होता है, इनका IQ लेवल कम होता है। नेक्स्ट है शारीरिक अपंगता से पिछड़ापन। शारीरिक प्रकार मतलब शरीर में किसी प्रकार की कोई भी कमी अगर आ जाती है तो इससे भी पिछड़ापन आ जाता है बालक में। फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन बालक, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब शिक्षा से संबंधित भी इसमें जो बालक हैं पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। फिर है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ेपन बालक। इसमें क्या है कि सोचने समझने की शक्ति भी थोड़ी कम रहती है ऐसे बालकों में। तो नेक्स्ट है कि वातावरण के कारण पिछड़े बालक। तो वातावरण का जैसे आस पड़ोस का वातावरण कैसा होना चाहिए, घर परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए, समाज का, ये भी इन पे बहुत असर करता है। तो ये भी एक प्रकार है पिछड़े बालक का, जो इस प्रकार से थे। पिछड़ेपन के कारण, काजेज ऑफ बैकवर्डनेस। तो इसमें यह है कि सबसे पहले मानसिक योग्यताओं की कमी। तो क्या होता है कि जो पिछड़ेपन के बालक जो होते हैं इनकी मानसिक योग्यताओं की कमी के कुछ कारण जो होते हैं वो एक तरह ये देखा गया है कि 80% पिछड़ापन मंदबुद्धिता के कारण होता है। इसी प्रकार का एक तरह निम्न बुद्धिता के कारण बालक शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रगति नहीं कर पाता है और पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। अनेक कभी कभी होता है कि शरीर में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जैसे कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र में भी समान रूप से नहीं बढ़ पाता है। अब वो कारण ये होता है कि जैसे निर्बलता है, दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, हकलाना है, तुतलाना है, और जैसे कभी कभी सुनाई नहीं देता है। तो ये सब कारण भी एक तरह शारीरिक दोष का है जो बालक की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक रोग। तो इसमें यह है कि शरीर के जो रोग हैं कभी कभी कई कारण से होते हैं जो शैक्षिक प्रगति में रोक लग जाती है, जैसे नज़ला है, पाचन शक्ति की कमी है, टांसिल है, ग्रंथियां हैं की बीमारी है, टीबी आदि ऐसे रोग जो होते हैं जो थोड़ी ही देर में थकान व सिर दर्द कर देते हैं। बालक की शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा एक तरह प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक तरह निष्पत्ति लंबी होती है
जो कम कर देती हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक अस्थिरता। तो इसमें यह है कि कुछ बालक संवेगात्मक दृष्टि से संतुलित नहीं होते हैं और वो समाज में अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे भय, चिंता, असुरक्षा, तनाव आदि के शिकार हो जाते हैं ऐसे बालक। तो ये बालक भय, चिंता आदि के कारण ठीक से शिक्षा नहीं कर पाते, ये शिक्षा में प्रगति नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय का दूषित वातावरण। तो विद्यालय का जो वातावरण है, अगर वो एक अनुकूल नहीं हुआ या जैसे गंदे हैं, संकीर्ण हैं तथा शोरगुल युक्त वातावरण में विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन की और एक तरह अपर्याप्तता और पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं का अभाव, आयोग, अध्यापक, त्रुटिपूर्ण जो अनुशासन होता है उसके लिए भी आदि बालक की शिक्षा संबंधी उपलब्धियों का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये भी एक पिछड़ापन आ जाता है जिससे बालक में। फिर है नेक्स्ट है कि आयोग, अध्यापक। तो इसमें यह है कि आयोग तथा जो अक्षम अध्यापक होते हैं उनको शिक्षण मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे कि इसमें यह है कि एक तरह उनमें विषयगत योग्यता पर्याप्त नहीं होती है, तो वे पारस्परिक दलबंदी में पड़े हैं, जैसे अनुशासन की गलत विधियाँ अपनाते हैं, दंड व पुरस्कार का उचित प्रयोग नहीं करते हैं, बच्चों को एक तरह स्नेह व प्यार से नहीं दे पाते हैं, उनका प्रतिकूल पक्षपातपूर्ण होता है और अनेक ऐसे कारण होते हैं जो एक तरह बालक में पिछड़ेपन का प्रभाव डालती हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि पालनशीलता। तो इसमें यह है कि जो पालनशीलता है वो बालक कक्षा से भाग जाते हैं जैसे और शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो ये जो होता है, जो सम्मान तो नहीं होता है लेकिन विशिष्ट ज़रूर होता है इसमें, क्योंकि समान पालनशीलता की स्थिति में बालक किसी भी विषय की कक्षा से भाग जाता है, जबकि विशिष्ट पालनशीलता की स्थिति में बालक किसी एक विषय की कक्षा से ही भागता है और उसी विषय में पिछड़ जाता है वो। नेक्स्ट है कि विशिष्ट क्षमताओं का अभाव। कभी कभी ये होता है कि बालक के लिए विषय का प्रति जो होता है वो रुचि नहीं होती है, लेकिन उस विषय को सीखने के लिए विशिष्ट योग्यता नहीं होती उनमें, लेकिन ये है कि उस विषय में पिछड़ जाता है जो। तो उदाहरण के लिए समझ लीजिए जैसे बालक में विज्ञान के विषय में आवश्यक मानसिक विशिष्ट योग्यता का अभाव है, तो वह विज्ञान विषय में ही पिछड़ जाएगा। ये थे पिछड़ेपन के कारण। पिछड़ेपन का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्डनेस। तो ये दो तरह के होते हैं निवारण, एक तो सामान्य पिछड़ेपन का निवारण और दूसरा है विशिष्ट पिछड़ेपन का निवारण। तो यहाँ पर बात हम जो करने जा रहे हैं वो समान पिछड़ेपन का निवारण की है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है पिछड़ेपन को। तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि शारीरिक दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय। तो इसमें यह है कि अगर उनके शरीर के जो भी दोष हैं उनका पता किया जाए कि उनमें क्या कमियां हैं उनके शरीर में और उसका सही ढंग से उपचार कराया जाए तो ये पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, उनको अच्छा पोषण दिया जाए जिससे उनका शरीर कमज़ोर ना रहे। तो इससे भी इस एक तरह रोकथाम है, इसका दूर किया जा सकता है पिछड़ेपन को। फिर है कि बालक की बुद्धिमत्ता का पता अच्छे बुद्धि परीक्षण द्वारा लगाया जाए कि बालक की कितनी इसकी बौद्धिक स्तर है या वो किस लेवल का है, उसको अच्छे से उसका परीक्षण किया जाए, उसका मापा जाए, तो इससे भी पता चल सकता है कि वो उसमें कितना पिछड़ापन है। तो ये भी एक रोकथाम है पिछड़ेपन का। फिर है परिवार के वातावरण को सुधारा जाए, आवश्यकता पड़ने पर बालक के अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। सबसे पहले ये है कि परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, माता पिता का आपस में संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ ही बच्चों के साथ भी प्रेम और स्नेह का संबंध होना चाहिए। उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए बच्चे के प्रति। और अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ भी रही है तो एक मीटिंग भी की जाए, पेरेंट्स मीटिंग, जिससे ये पता किया जा सकता है कि क्या कमियां हैं या क्या अच्छी बात है। तो उससे ये भी एक पिछड़ेपन का एक तरह रोकथाम है जो दूर किया जा सकता है। फिर है विद्यालय के वातावरण को सुंदर तथा आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि पिछड़ेपन दूर करने के लिए सबसे पहले विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए कि शिक्षक का स्टूडेंट से क्या संबंध है वो अच्छा होना चाहिए। स्कूल बहुत अच्छा, जैसे विद्यालय बहुत सुंदर बना हो, आकर्षक हो, तो इसमें भी एक बच्चे का मन करता है पढ़ने का।
तो ये भी रोकथाम है। फिर है निर्धन बालकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ा सा, जैसे आर्थिक स्थिति जो उनकी ख़राब होती है, तो कुछ उनको एक तरह धन दिया जाए, कुछ रुपए की उनकी व्यवस्था की जाए जिससे वो अपने एक तरह बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो ये भी एक निवारण है। फिर बालकों को आवश्यक शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाए। फिर ये भी है कि बालकों को एक अच्छे से मतलब इनका वो किया जाए, गाइडेंस इनको अच्छी दी जाए कि अगर पढ़ोगे तो आगे बहुत कुछ कर सकते हो, रोज़गार मिलेगा, मतलब उनको इन सब चीज़ों को निर्देशन एक तरह दिया जाए शैक्षिक रूप से, तो वो भी एक पिछड़ापन दूर हो सकता है। फिर विद्यालय स्वास्थ्य परंपराओं की स्थापना की जाए कि विद्यालय में भी एक तरह स्वस्थ परंपराओं को स्थापित किया जाए कि जिससे कि बच्चा अगर कोई मान लीजिए कोई दिक्कत है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका तुरंत इलाज किया जाए और उससे अच्छे से बात किया जाए। तो ये भी एक निवारण है। फिर है शिक्षण की उपयुक्त व आकर्षक विधियां अपनाई जाएं। अगर शिक्षण विधि पढ़ाते समय कभी कभी होता है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ने में, तो वो भी उसका पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है, क्योंकि वो इसीलिए पिछड़ जाता है कि उसका मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। तो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उस बच्चे को बहुत सारे जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। जैसे दृश्य सब साधनों का प्रयोग करना चाहिए, एक प्रयोगात्मक विधि करनी चाहिए, कई विधियों का यूज़ करना चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। तो आकर्षक विधियों को भी अपनाया जाए। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों पर विशेष ध्यान रखकर उसके व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान किया जाए। पिछड़े बालकों का ये भी है कि उसका व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान इस तरह किया जाए कि उसका पहले किन चीज़ों में उसका एक तरह रुचि है बच्चे की, उसकी विशेष रुचि किस चीज़ में है, तो जिस चीज़ में उसको रुचि है वही सब्जेक्ट उसको दिया जाए और कुछ क्रियात्मक कार्य भी कराए जाएँ जिससे बच्चा को इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में। तो ये भी एक निवारण है पिछड़ेपन का, जो इस प्रकार से था समान विशिष्ट पिछड़ापन का निवारण। विशिष्ट पिछड़ेपन का निवारण 1 से 2 या विषयों में जैसे होता है पिछड़ापन, उसको रोकथाम के लिए उसके क्या उपाय हैं, वो इस प्रकार से हैं कि बालकों की मानसिक क्षमताओं का पता लगाया जाए, कि ये पता करा जाए कि बच्चे की मानसिक क्षमता कितनी है, उसका मतलब कितना दिमाग काम करता है। कभी कभी होता है कि उसकी क्या समस्या है, या वो किसी चीज़ को अच्छे से रट नहीं पा रहा है, या बोल नहीं पा रहा, या कह नहीं पा रहा उस सब्जेक्ट में, या उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका एक मानसिक कितना उसका दिमाग तेज़ चल रहा है, या किसी समस्याओं का कैसे वो समाधान कर पा रहा कि नहीं भी कर पा रहा है, तो उसकी मानसिक क्षमताओं का पता लगाया जाए, तभी इससे एक तरह इसका पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। फिर है कि बालक को समुचित मात्रा में शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाए। तो इसमें यह है कि बालकों को एक जो निर्देशन है वो एक तरह बहुत कम लेवल पे, जैसे मतलब बहुत छोटा सा ही स्वरूप में समझाया जाए, नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको निर्देशन दे दिया जाए जिससे कि उनका मन हट जाए। तो एक तरह कम रहेगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, इसलिए ये भी पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। फिर है कि बालकों को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। बच्चे पे कभी भी अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए, उस बच्चे को क्या इंटरेस्ट है उसको वही पढ़ाना चाहिए, या उसको वही कार्य करने देना चाहिए जिसमें उसको रुचि है। तो ये भी एक दूर करने का उपाय है पिछड़ापन। फिर है कि योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। इसमें सबसे पहले कि जो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पिछड़ापन वाले बालक हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक तरह अनुभवी टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसे ही हुआ तो हो सकता है कि वो अच्छे से ना, मतलब एक तरह प्रशिक्षण मिलनी चाहिए उस शिक्षक को, कि ट्रेनिंग वाला शिक्षक होना चाहिए जिससे वो अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ये भी एक दूर करने के उपाय हैं। फिर है कि बालक की शैक्षिक प्रगति पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, कि बच्चा उसका मतलब अगर वो किसी कार्य में बहुत ऊंचे बढ़ रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, या कोई कार्य बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको समय समय पर उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी एक पिछड़ापन को दूर करने का उपाय है। फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो एक तरह उसको कैसे दूर करना है, किसी भी बीमारी को है या कुछ भी है उसके पिछड़ेपन बालक में, तो उसको उपचार के माध्यम से उसको शिक्षण दिया जाए। तो ये भी दूर करने के उपाय हैं जो इस प्रकार से थे विशिष्ट पिछड़ेपन का निवारण। पिछड़े बालकों की शिक्षा और समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श। इसमें पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए निम्न उपाय
किए जाना ज़रूरी है, जैसे कि उन्हें उनकी परिस्थिति के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चा जिस लेवल का है उसको उसी हिसाब से उसके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करनी चाहिए, उसको उसी तरह से समझाना चाहिए कि मान लीजिए जिस परिस्थिति से वो पढ़ना चाहता है या जिस तरह से वो सीखना चाहता है उसको उसी हिसाब से उसको सिखाना चाहिए पिछड़े बालक को। फिर है कि उनकी पारिवारिक स्थिति या के बारे में जानकारी इकट्ठी करके और उसके अनुरूप उसे मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। उनकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, मान लीजिए कि उनके घर का वातावरण कैसा है या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका पता लगा के उनको एक तरह सही दिशा देनी चाहिए कि इस मतलब पिछड़ेपन बच्चे को कैसे एक तरह इनका निर्देशन परामर्श करने का एक तरह उनको उपाय बताना चाहिए कि इस तरह बच्चे को आगे बढ़ाना है। फिर ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन करने का और उनकी पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों का जो है उनकी कक्षा का एक तरह आयोजन, अच्छे कक्षा का आयोजन करना चाहिए। एक तरह छोटा कक्षा भले ही छोटा हो लेकिन सीमित बच्चे होने चाहिए, उन्हीं के स्तर के हिसाब से बच्चे रखने चाहिए। फिर है कि इसमें इनकी कुछ विशिष्ट कक्षाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि विशिष्ट कक्षाओं का आकार जो हो वो छोटा होना चाहिए, भले ही बड़ा ना हो कक्षा उसकी लेकिन छोटी होनी चाहिए और उसमें एक ही प्रकार के बालक होने चाहिए, अलग अलग स्तर के नहीं होने चाहिए लेवल के। एक ही स्तर के बच्चे होंगे तो उनका ज़्यादा मन लगेगा पढ़ने में। फिर इन कक्षाओं को अनुभवी करने के लिए एक ऐसे शिक्षकों को रखना चाहिए जो अनुभवी हो, मतलब ये नहीं प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग उसको दी गई हो उस शिक्षक को और नॉलेज हो, ऐसे शिक्षक को वहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर इन कक्षाओं में शिक्षण गति जो होनी चाहिए एक तरह धीमी होनी चाहिए, बहुत तेज़ी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से होगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। और अगर धीमे धीमे से होगा किसी चीज़ को, शिक्षण विधि या रटने की विधि या बार बार पुनरावृत्ति वाली विधि होगी तो बच्चा जल्दी समझ में आ जाएगा। और शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी साथ में अच्छे से करना चाहिए। फिर है कि पृथक पृथक विषयों के लिए पृथक पृथक कक्षाएँ हों। तो इसमें जैसे अलग अलग अगर विषय हैं तो उसी हिसाब से उसकी कक्षाएँ भी होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा बहुत लंबी, उसका समय जो हो बहुत सीमित होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए उसकी अवधि। फिर है विशिष्ट विद्यालय, ऐसे बालकों के लिए जो होता है उसके विशेष विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि इसमें एक तरह 7-8 विद्यालयों के बीच में एक विशेष समान विद्यालय में ही पिछड़ेपन बालकों के शिक्षण का कार्य के लिए व्यवस्था की जा सकती है, जिससे एक तरह पिछड़े बालकों को विशेष व्यवस्थाओं के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है और की जा सकती है साथ में। फिर है विशिष्ट पाठ्यक्रम। विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए इसमें जो पाठ्यक्रम रखने चाहिए वो लचीले होने चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए, जिससे कि जो बुद्धि मध्यता वाले जो बालक होते हैं उनको भी समझ में आ जाए। और उनके लिए कोशिश करना चाहिए कि हस्तकलाओं का भी प्रयोग ये विधि का प्रयोग करना चाहिए इसमें, कि कोई चीज़ करके सीखने में बहुत ही आनंद आता है बच्चों को। तो वो अगर वो विधि होगी तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और शायद उसका पिछड़ापन भी दूर हो सकता है इसमें। फिर है विशिष्ट शिक्षक विधियों का प्रयोग। इसमें सबसे ज़्यादा है कि बालक करके सीखें। अगर पिछड़ेपन वाले बालकों को पढ़ाने के लिए अगर इनके लिए ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए जो कोई चीज़ करके सीखने, जैसे क्रियात्मक और प्रयोगात्मक दोनों ही कार्य होने चाहिए, तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। शिक्षण विधि मंद गति से होनी चाहिए, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर उनको पढ़ाई जा रही है तो बहुत धीमे धीमे पढ़ाना चाहिए और उसके लिए पुनरावृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए कि बार बार उस चीज़ को समझाने में मतलब शिक्षक को एक तरह वो ना हो कि उसका मन ना लगे कि नहीं बार बार कोई पूछ रहा है, डांटे नहीं बच्चों को, फटकारे नहीं, बच्चा जितनी बार भी जो चीज़ पूछे उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, बार बार आंसर देने की भी। फिर मूर्त के स्थान पर अमूर्त ज्ञान पर बल दें, कि एक तरह अमूर्त ज्ञान पर ही बल देना चाहिए इन चीज़ों पे। फिर सहायक सामग्री के प्रयोग पर बल दें। कोशिश ये हो कि शिक्षा ऐसे पिछड़े बालकों को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, जैसे चार्ट है, पोस्टर है, कठपुतली का साधन है, दृश्य साधन है, कहानियाँ हैं और ये सब चीज़ें, स्टोरी है। कोई भी चीज़ों को दिखाकर उनको बच्चों को सहायक सामग्री सामने दिख के कोई चीज़ पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगी उनको। तो ऐसी मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इनका। तो पिछड़ेपन बालक के लिए ये भी एक निर्देशन बहुत ज़रूरी है। फिर व्यवहारिक ज्ञान पर बल दे, उनके व्यवहारिक बल पर मतलब उनको एक तरह व्यवहारिक बल पे देना चाहिए ज्ञान जो, क्योंकि एक तरह उनको डांट फटकार कर नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा, और एक प्रेम स्नेह से उनसे बात करनी चाहिए। एक तरह समझ लीजिए बिल्कुल व्यवहार अच्छा होना चाहिए उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए। फिर विशिष्ट अध्यापक, ऐसे बालकों के लिए जो होना चाहिए, जो शिक्षक जो हो वो प्रशिक्षित होना चाहिए,
योग्य भी होना चाहिए। और जो शिक्षक ये भी है कि निदानात्मक उपचारात्मक कार्य सफलता से कर सके, तुरंत ही उपचार भी कर ले, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। और जो बालक के साथ एक ये भी है कि बालक के साथ एक तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, वो पक्षपात नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम से व्यवहार से बात करें, प्रेम से मधुर वाणी से बात करें, और ना कि पक्षपात करें। कि क्लास में अगर मान लीजिए बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये पिछड़े बच्चे हैं, तो अच्छे बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें और इन बच्चों से पक्षपात करें, इनको बहुत ध्यान ना दें। तो उनको ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए पिछड़े बालकों को कि उनके साथ कोई पक्षपात हो रहा है। फिर ये भी है कि उन्हें एक तरह बाल मनोविज्ञान का भी व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए साथ में, ये भी है। और एक चीज़ और है कि स्कूल और परिवार के वातावरण की पूर्ण जानकारी रखें, कि इन सब चीज़ों में अगर होगा तो स्कूल और परिवार का वातावरण की जानकारी रखने से ये होगा कि पिछड़ापन भी एक तरह उसको दूर किया जा सकता है, और इसमें सहायक भी होगा शिक्षा के समायोजन के लिए। फिर विशिष्ट बालकों की क्षमताओं संभावनाओं को भी जाने कि उनकी क्या क्षमता है, उस हिसाब से उनको क्लासेस देनी चाहिए, उनको उस हिसाब से उनके मानसिक स्तर किस तरह का है उस हिसाब से उनको वैसे पढ़ाई करना चाहिए, कि उनकी कैटेगरी पे उसी हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए। उनकी सीमाएं जो है लिमिटेड होनी चाहिए। एक तरह व्यक्तिगत इतिहास का भी अध्ययन करें। स्कूल के प्रयोगों में एक तरह जो जितने भी स्कूल के जो प्रयोगात्मक कार्य होते हैं उनमें भी उनको रखना चाहिए साथ में। और एक तरह ये भी है कि एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें भी उनका भाग देना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि इन बच्चों को विशिष्ट बालकों की पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए विशिष्ट बालक की पहचान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बालकों के लिए कुछ शैक्षिक संस्थाएं की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य है संस्थाओं, समाज कल्याण है और अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं की सेवा प्राप्त करनी चाहिए इनसे। फिर डॉक्टरी जांच, बालक की जो भली बात एक तरह इनको समय समय पर जांच भी करानी चाहिए कि विशिष्ट बालकों के लिए ये अच्छा भी होगा, उनके व्यवसाय के लिए भी अच्छा होगा, उनके कार्य के लिए भी अच्छा होगा। फिर शारीरिक पुनः स्थापना, शारीरिक इनकी क्षमताएं क्या है, अक्षमताएं क्या है, उसको भी दूर किया जा सकता है, आवश्यक होता है दूर करना, ये भी ज़रूरी है निर्देशन के लिए, इनके पिछड़ेपन के लिए। फिर परामर्श क्या होता है कि सेवाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है, और इसमें ये भी होता है कि साक्षात्कार विधि से ज़्यादा अच्छा होता है आरंभ करना। और ऐसे में जैसे मान लीजिए कि इनको बच्चों को नौकरी अच्छी कौन सी मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही, इसकी भी परामर्श सेवा की दी जानी चाहिए। और इनकी एक तरह इनकी कमजोरियों को भी अवगत कराना चाहिए और उसको दूर करने के उपाय भी बताने चाहिए। फिर है व्यावसायिक शिक्षण, निर्देशन सेवाओं को बालक की अच्छी नौकरी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर माध्यमिक व्यावसायिक कोर्स है तो उसको भी अच्छे से बताना चाहिए। और एक तरह माध्यमिक स्कूलों को ऐसी भी नौकरी किस हिसाब से किस में लगेगी उसके बारे में उनको बताना चाहिए कि उनको प्रतिनिधित्व कर पाएँ बच्चे। फिर है आवश्यक पूरक सेवाएं, इसमें ये भी है कि अगर इन सेवाओं के अंतर्गत अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो आवश्यक जीवन संबंधी सुविधा जो होती है, जैसे प्रशिक्षण संबंधी सामान है, ऐसे सामान वस्तुओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक ज़रूरी होता है। और एक है कि अनुसरण सेवा, एक अच्छी निर्देशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि व्यक्ति को नौकरी मिलने का निर्देशन का कार्य समाप्त हो जाए, तो ये भी होना चाहिए कि क्यों आखिर उसकी नौकरी गई, किस लिए गई। कार्य अगर नौकरी करते समय उसकी नौकरी अचानक से मान लीजिए चली गई है, ये नहीं कर पा रहा है, तो किस कारण से नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, वो ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर रहा, उसको वेतन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका भी परामर्श निर्देशन की ज़रूरत होती है। अब व्यवसाय स्थापन ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति की एक तरह उचित व्यवसाय लगा देना ये भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से कैसे एक तरह एक सफल स्थापना कहते नहीं कि एक अच्छे व्यवसायिक निर्देशन का आवश्यक गुण होता है कि इसमें इनका व्यवसाय किस हिसाब से कौन सा अच्छा मिलना है और क्या उचित है इनके लिए, ये भी इनको ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे निर्देश पिछड़ेपन के निर्देशन और परामर्श का एक तरह उद्देश्य था इनका, जो ये पिछड़े बालकों के लिए जो इस प्रकार से थे। थैंक यू।